हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक वर्मा आपका ज्ञान क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली बार देखा था, पाइथन फंडामेंटल्स का मैंने पार्ट 1 कवर किया था। आज इस वीडियो में हम पाइथन फंडामेंटल्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। यहां पर हम लोग कोडिंग करना सीखेंगे बेसिक से, कि हमारे पाइथन कोड कैसे रन होते हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक छोटे से कोड से शुरू करेंगे और हम लोग एंड तक जाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर अपने टॉपिक पे कवर करेंगे जो भी हमारा सीयूईटी का टॉपिक है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पाइथन की, तो सबसे पहला जो हमें कीवर्ड देखने को मिलता है, जो बेसिक से हमें बताया जाता है, दैट इज प्रिंट कीवर्ड। एक प्रिंट फंक्शन होता है। अब इस प्रिंट फंक्शन की वर्किंग क्या होती है, देखिए प्रिंट फंक्शन करता क्या है। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर डबल कोड के अंदर जो भी वैल्यूज रखते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा लेट्स से हेलो, तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, अगर इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास प्रिंट में आ जाएगा हेलो। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग क्या होती है प्रिंट फंक्शन की, कि अगर डबल कोड में जो भी वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर जाता है। बट अगर हम लोग डबल कोड में कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सी वेरिएबल है, मैंने उस दिन बात भी किया था एक आइडेंटिफायर की। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सी आइडेंटिफायर ले लिया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। ठीक है, अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर सिर्फ सी को पास करते हैं, ठीक है, तो सी के अंदर वैल्यू हमारी स्टोर है। अगर ये डबल कोट में नहीं रहेगा, डबल कोट में अगर कोई वैल्यू होती है तो एज इट इज प्रिंट कर जाती है। बट अगर सी के अंदर या किसी वेरिएबल को अगर हम पास करते हैं और विदाउट डबल कोड यूज करते हैं तो उस की पोजीशन पर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करेगी। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सी में 10 स्टोर है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हमारे पास 10 प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा, छोटी सी चीज। और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने यहां पर प्रिंट सी किया और सी की कोई वैल्यू यहां पर नहीं दिया मैंने, तो इस केस में ये एरर देगा क्योंकि सी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या देगा, एरर देगा। तो ये चीज तो आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा कि प्रिंट फंक्शन में क्या होता है। अगर हम लोग डबल कोड के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, डबल कोड के अंदर कोई वैल्यू लोग प्रिंट फंक्शन में देते हैं तो एज इट इज प्रिंट कर जाता है। दूसरा चीज, अगर हम लोग उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं तो उसकी पोजीशन पर जो वैल्यू स्टोर होती है वो एज इट इज प्रिंट कर जाती है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की बात हो गई। अब हम लोग एक छोटा सा कोड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोड ले लेते हैं, हम लोग 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 2 नंबरों को ऐड करना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, कम से कम कितने वेरिएबल चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, दैट इज 2 + 3। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मेमोरी लोकेशन में क्या चीज जाकर सेव होगा। ठीक है, तो अगर मुझे पहला नंबर स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल या एक आइडेंटिफायर बनाते हैं। इसी तरह मुझे दूसरा नंबर स्टोर करने के लिए मुझे एक क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। और लास्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग कोई कोड करते हैं तो सबसे पहले मुझे जितने इनपुट चाहिए होते हैं उस नाम का हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद मुझे जिसमें रिजल्ट स्टोर करना होता है उसमें हम जाकर के रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करें, एक छोटा सा कोड लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, तो मुझे कम से कम कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कम से कम हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम फर्स्ट नंबर को स्टोर करेंगे, दूसरे में सेकंड नंबर को स्टोर करेंगे और थर्ड वाले में उसका रिजल्ट हम लोग स्टोर करके प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कोड देखते हैं सबसे पहले कि इसका कोड बनेगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक फर्स्ट वेरिएबल ले लिया, दैट इज ए। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। आइडेंटिफायर मैंने बताया था, आइडेंटिफायर लिखने के रूल्स में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसके आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ए के अंदर मैंने मान लीजिए 10 स्टोर कर दिया। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट वेरिएबल। इसी तरह मैंने एक सेकंड वेरिएबल लिया, बी के अंदर मैंने 5 को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इतना होने पे क्या होगा, मेमोरी लोकेशन पर एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नेम होगा ए, और उस पे मैंने वैल्यू रख दी 10। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई।
सिमिलरली मैंने एक वेरिएबल और ले लिया जिसमें क्या है b, उसका नेम मैंने रख दिया और उसमें वैल्यू रख दी 5। ठीक है, ये हमने वैल्यू स्टोर कर दी। फर्स्ट वेरिएबल में 10 स्टोर कर दिया, सेकंड वेरिएबल में 5 स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं तो मुझे एक थर्ड लोकेशन चाहिए होगी जिसमें हम वैल्यू स्टोर करके ले आएंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक थर्ड वेरिएबल दैट इज c, और c के अंदर हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी। तो जितने भी कैलकुलेशंस होंगे हम लोग इक्वल करके उसमें हम लोग राइट कर देते हैं। अब देखिए जो रिजल्ट होगा वो जाकर c में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक के लोकेशन पर जो भी वैल्यू स्टोर है और b के लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है उसे ले आइए, और प्लस का मतलब ऐड करना, ये प्लस ऑपरेटर है, और जो वैल्यू जाके कहां स्टोर होगी, c में स्टोर होगी। तो फिलहाल हमारे पास रिजल्ट किस में आया, हमारे पास रिजल्ट आया c के अंदर। तो हमारे पास देखिए यहां पर 15 आ जाएगा समथिंग। तो रिजल्ट कहां पर आ रहा है, हमारे पास c के अंदर। तो हमको वैल्यू किसकी प्रिंट करनी होगी, हमें c की वैल्यू प्रिंट करनी होगी। जैसा कि हमने अभी बताया है कि अगर मुझे उस c की पोजीशन की वैल्यू चाहिए होगी तो हम उसको विदाउट डबल कोड यूज करेंगे। तो c में जो भी रिजल्ट होगा वो एज इट इज प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सा कोड। बट ये है कि हम लोग हमेशा a की वैल्यू या b की वैल्यू या दो भी वेरिएबल्स हो गए उनकी वैल्यू हम खुद से नहीं स्टोर करेंगे, खुद से स्टोर नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही कंडीशन पे वर्क करे, ये यूजर के इनपुट पे काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उस इनपुट फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट आता है इनपुट फंक्शन। अब ये फंक्शन करता क्या है, देखिए ये फंक्शन क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेने में मदद करता है। यानी यूजर से हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, यानी वैल्यूज हम लोग स्टोर करा सकते हैं यूजर में। जैसे मैंने ए के अंदर वैल्यू स्टोर करी थी, बट अगर मुझे वो वैल्यू यूजर से चाहिए होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो थोड़ा इनपुट फंक्शन की वर्किंग के बारे में समझते हैं कि वर्क कैसे करता हमारे पाइथन में। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, अगर हम इनपुट मान लीजिए मैंने लिखा ए, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा इनपुट, और इसके अंदर हम लोग कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं, कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया इंटर योर नेम। ठीक है, मैंने यहां इसके अंदर एक मैसेज टाइप कर दिया इंटर योर नेम, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया ए को। ठीक, तो अब क्या होगा, देखिए जब ये कोड रन करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जब सबसे पहले कर्सर यहां पर ब्लिंक करेगा और ये कंपाइलर यहां पर एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन में स्पेस जनरेट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन के अंदर एक मैसेज दे रहा है, इसके अंदर मैसेज आ रहा है इंटर योर नेम। तो ये क्या करेगा, यहां पर एक मैसेज आएगा इंटर योर नेम। ठीक है, एज इट इज मैसेज प्रिंट कर जाएगा जो इसके अंदर मैंने दिया हुआ है, और कर्सर यहां पर ब्लिंक करने लगेगा। अब कर्सर ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि यूजर को हमें इनपुट देना होगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, तो यूजर ने क्या किया, अब कोई भी यहां पर वैल्यू इंसर्ट कर दी। फॉर एग्जांपल वहां उसने लिख दिया पाइथन, तो यूजर ने क्या लिखा, पाइथन लिखा, और ये पाइथन जा करके, ये पाइथन जो नेम है जो मैंने इनपुट लिया वो जाकर के ए की लोकेशन पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है प्रिंट ए। अब देखिए प्रिंट ए का मतलब ए पे जो पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट कर जाए। तो ए पर अभी हमारे पास क्या है, स्टोर, पाइथन स्टोर है, ये एज इट इज प्रिंट कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए इससे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। बट देखिए इनपुट फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके क्वेश्चन उस एग्जाम में कि इनपुट फंक्शन की बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में मैंने बात किया था, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये जो भी वैल्यू स्टोर करेगा वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग स्टोर करेगा।
ठीक है, लेकिन हम लोग स्ट्रिंग को ऐड या स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग कैलकुलेशंस तो नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, ए के अंदर मैंने 10 स्टोर किया था, बी के अंदर मैंने 5 स्टोर किया था, बट अगर हम यहां पर पाइथन स्टोर करते या कुछ और स्टोर करते तो उस पर हम लोग कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हमें इनपुट फंक्शन के आगे टाइप कास्टिंग करनी होती है। मैंने इसके पहले वीडियो में ये भी बात की थी कि इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज को स्टोर करेंगे इन इंटीजर फॉर्मेट या फ्लोट के फॉर्मेट में। तो उसी कोड को हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखते हैं। जो भी मैंने कोड बोला था 2 नंबर्स को ऐड करने का, बट अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। ठीक है, देखिए उसी तरह मैंने बनाया, सिमिलरली मैंने लिखा ए। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए यूजर से, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा है, एक मैसेज देना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए होगी, तो इसके अंदर हम एक मैसेज दे देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, लेकिन जो नंबर स्टोर करेगा यूजर बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप में जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक ब्रैकेट लगा करके इसके आगे हम इसका टाइप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो यहां क्या लिख देंगे, इंट लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो भी यूजर ने वैल्यू दिया वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, बट वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और वापस से जाकर स्टोर कर देगा ए के अंदर। ठीक है, इसे बोला जाता है टाइप कास्टिंग। इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टाइप कास्टिंग। ठीक, तो ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। सिमिलरली मुझे दूसरा वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसका नाम है बी, तो बी के अंदर भी हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखिए ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, बी के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। जो भी वैल्यू यूजर ने दिया वो कन्वर्ट हुआ किसमें, इंटीजर के फॉर्मेट में, और जाकर स्टोर हो गया ए के अंदर। सिमिलरली सेकंड नंबर का मैसेज आया, इनपुट फंक्शन मैंने यूज किया है, यूजर से इनपुट लेना है, कन्वर्ट होगा इंटीजर में, स्टोर होगा किसमें, जाकर के बी में। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई जो यूजर ने दिया है। अब मैंने खुद से बाय डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं ली है, अब किसने दिया है, यूजर ने दिया। तो वैल्यूज दोनों स्टोर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे वहां पर हमने किया था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमारे पास रिजल्ट क्या आ चुका है, प्रिंट सी। ठीक है, तो जब ये कोड रन करेगा, सबसे पहले अगर ये कोड रन करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, एक ब्लैंक स्पेस बनेगा ए नाम का और एक मैसेज आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, और कर्सर यहां पर ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, तो जब यहां कर्सर ब्लिंक करने लगेगा तो यूजर कोई वैल्यू यहां पर स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूजर ने यहां पर 20 डाला, तो जो 20 वैल्यू होगी पहले कन्वर्ट होगी इंटीजर में और वो स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। तो ए के अंदर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, पहली लाइन एग्जीक्यूट करके सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर सेकंड नंबर। तो सबसे पहला चीज क्या करेगा, एक बी नाम का वेरिएबल बनाएगा और सेम मैसेज जो एज इट इज इनपुट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है इंटर सेकंड नंबर। तो कर्सर यहां पर ब्लिंक करने लगेगा। मान लीजिए यूजर ने यहां पर लिख दिया 10, तो ये जो 10 वैल्यू होगी जाकर स्टोर होगी किसके अंदर, बी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, थर्ड लाइन पर आता है, कंपाइलर थर्ड लाइन पर आएगा तो यहां देखेगा सी नाम का वेरिएबल बना हुआ है, तो सी नाम का वेरिएबल यहां पर बन जाएगा और फिर देखेगा ए प्लस बी, यानी ये क्या करेगा, ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है दोनों को प्लस करेगा और सी में ले जाकर स्टोर कर देगा। तो 20 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। सी के अंदर हमारे पास आ चुका है 30 और लास्ट में वैल्यू क्या करेगा, सी में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक इनपुट ले सकते हैं किसी वेरिएबल के। ठीक है, इनपुट फंक्शन की मदद से। ये तो हमारा हो गया एक छोटा सा कोड। ठीक, एक कोड और हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोड और देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है,
सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। मुझे बनाना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना होता है सिलेंडर का, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इनपुट कितने चाहिए होंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट कितने चाहिए होंगे। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो मुझे 2 इनपुट चाहिए होंगे। यहां आप लोग देख रहे होंगे, एक मुझे चाहिए रेडियस और एक मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो मुझे इनपुट में क्या क्या चाहिए होगी, पहली चीज मुझे चाहिए होगी उसकी रेडियस, और सेकेंड चीज चाहिए होगी उसकी मुझे हाइट। ठीक, तो 2 चीजें मुझे इनपुट में चाहिए होंगी जो कि फॉर्मूले में यूज होगी पाई आर स्क्वायर एच में। दूसरा चीज, अगर मुझे आउटपुट चाहिए होगा तो आउटपुट स्टोर होगा वी में। ठीक है, तो आउटपुट के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम क्या होगा, वी होगा। ठीक है, वेरिएबल का नेम हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो मैंने बताया था आइडेंटिफायर का नेम हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल्स रखेंगे। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, जो भी रेडियस स्टोर होगी, जो भी यूजर रेडियस देगा, तो रेडियस हमेशा इंटीजर में नहीं होती, ये पॉइंट में भी हो सकती है। तो इसका जो टाइप होगा वो फ्लोट टाइप का होगा। ठीक है, सिमिलरली हाइट भी कभी भी इंटीजर में नहीं होती, तो ये भी किस में हो सकती है, फ्लोट टाइप में हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कोड को कन्वर्ट करते हैं एक एक करके पाइथन में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। तो एक हम क्या करते हैं, आर नाम का एक वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यूजर से वैल्यू चाहिए होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। मैसेज में क्या देंगे, हम लोग लिख देंगे इंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ताकि पता चले किस चीज की रेडियस मुझे चाहिए। ठीक, अब देखिए पहले चीज ये किस टाइप का है। देखिए अभी मैंने बताया था रेडियस जो होगी फ्लोट टाइप की होगी, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू स्टोर करेगा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे फ्लोट। तो इसकी टाइप कास्टिंग हमने कर दी फ्लोट के टाइप में। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक हाइट स्टोर करी, इसमें भी यही करना है, मुझे फ्लोट देना है, क्योंकि इसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। इनपुट फंक्शन यहां लिख देते हैं हम लोग इंटर हाइट। ठीक है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल बन चुके हैं, एक आर नाम का वेरिएबल बन चुका है और एक एच नाम का वेरिएबल बन चुका है, जहां पर वैल्यूज जो है यूजर स्टोर करेगा, जो भी वो कीबोर्ड से देगा वो आर में जाके स्टोर हो जाएगा और दूसरी वैल्यू वो एच में जाके स्टोर हो जाएगा, मींस उसकी हाइट स्टोर हो जाएगी। मेरे पास दोनों इनपुट आ चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पाइथन में पाई का यूज तो हम लोग कर नहीं सकते, तो पाई की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी। तो v इज इक्वल टू होता है हमारा पाई की वैल्यू 3.14। अब देखिए अगर मुझे मल्टीप्लाई सिंबल को यूज करना है तो हम लोग स्टार का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पावर आर की स्क्वायर है। देखिए तो अगर मुझे किसी चीज की पावर करनी होती है, फॉर एग्जांपल मुझे आर स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आर। ठीक है, और अगर मुझे पावर देना है तो डबल स्टार यूज करेंगे, और उसके बाद जितनी भी पावर मुझे रखनी है तो वो 2 रख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं कि पहले मल्टीप्लाई हो जाए बाद में 2 से मल्टीप्लाई हो। तो इसका मतलब हुआ r की पावर 2, इसका मतलब ही हो गया r की पावर 2। तो पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, अगर पावर देनी होती है तो डबल स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर h का मल्टीप्लाई है, तो यहां पर हमने h को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है v के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट देना है। आउटपुट किससे आएगा, प्रिंट फंक्शन से आएगा। स्टोर कहां पर वैल्यू है, v के अंदर वैल्यू क्या है, स्टोर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे प्रिंट। अब देखिए प्रिंट फंक्शन का एक चीज और यूज है, मैंने भी बोला था डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर अगर एक मैसेज देना चाहें फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहां लिख दिया वॉल्यूम इज, इसको मैंने बंद किया। ठीक है, कॉमा देने के बाद मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने v में इसको स्टोर किया है। तो अब कोड कैसे रन करेगा, देखिए सबसे पहले अगर कर्सर यहां पहली लाइन पे जाएगा तो देखेगा एक r नाम का वेरिएबल है, यहां पर देख रहा है एक मैसेज आएगा इनपुट रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो यूजर ने जो भी वैल्यू दिया वो r में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली h में दूसरी वैल्यू जो कि उसकी हाइट होगी स्टोर होगी, वैल्यूज कैलकुलेट होगी इसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्या होगा, मैसेज आएगा। देखिए प्रिंट के अंदर मैंने दिया डबल कोट के अंदर वॉल्यूम इज, तो वहां पर सिंपल लिख के आ जाएगा वॉल्यूम इज। ठीक है,
और उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो वैल्यू वहां पर स्टोर है वो एज इट इज, क्योंकि डबल कोड के अंदर नहीं है, जो भी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके आएगी वहां पर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हमने यहां पर यह सीखा कि हम लोग किसी वैल्यू को यूजर से कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई मेरी बेसिक की कैसे किसी कैलकुलेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, अब कुछ होते हैं जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि कोई पर्सन है जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है, तो उसे हम वैलिड वोटर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको नॉट अ वोटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट अ वोटर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के केसेस को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग कैसे पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज के बारे में हम देखते हैं आगे। दूसरा चीज, हाँ और भी क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए मुझे दो नंबर को कंपेयर करना है, बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इफ कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो आती है हमारी इफ स्टेटमेंट। ठीक, अब इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा कुछ केस होगा, यहां पर कुछ कंडीशन दी होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का स्टेटमेंट जो भी मैं दूंगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी अगर ये ट्रू रहा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स रहा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं अभी वही पिछले वाला कोड जो मैंने बताया था, अभी 18 ईयर से अगर किसी की एज ज्यादा है तो वो वैलिड वोटर है, वरना वो नहीं है। तो उस टाइप का कोड हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज, हमें वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे। तो अगर मुझे उसकी एज स्टोर करनी है तो मुझे वेरिएबल चाहिए होगा एक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं एज नाम का, और इसके अंदर हम लोग उसकी एज इनपुट करा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इनपुट फंक्शन की मदद से एज में वैल्यू क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए, तो अगर हम कंडीशन यूज करते हैं तो यहां हम लिखते हैं इफ, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट इफ वर्क करता है। यहां मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18। अगर एज जो मैंने इनपुट करी है, यूजर ने जो भी एज इनपुट करी है इस वेरिएबल में, अगर वो 18 से ज्यादा है, ठीक, तो अब देखिए अगर हम इसके अंदर का कोड लिखेंगे तो थोड़ा सा इसका इंडेंट इधर से लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड से लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं प्रिंट वैलिड वोटर। ठीक है, अभी हम इसके नीचे का कोड नहीं देते हैं, सिंपल यहां तक देखते हैं। अगर 18 से ज्यादा है तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे वैलिड वोटर। ठीक है, तो ये कोड रन कैसे होगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जब ये कर्सर ब्लिंक करेगा तो ये क्या करेगा, ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो यहां पर देखेगा कि एक एज नाम का वेरिएबल डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक एज नाम का वेरिएबल बन जाएगा। अब यूजर से क्या मैसेज मांगेगा, यहां यूजर से मैसेज मांगेगा इंटर योर एज। तो यूजर ने कोई वैल्यू मान लीजिए स्टोर कर दी, लेट से मान लीजिए वहां पर उसने अपनी एज डाल दी 25। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां देखेगा क्या एज में जो वैल्यू है क्या वो 18 से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो 25 18 से क्या है, ज्यादा है। अगर ज्यादा है यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पर ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट जो भी दिया है क्या लिखा हुआ है, वैलिड वोटर। तो आंसर आ जाएगा, यहां पर आउटपुट आ जाएगा, लिखकर आ जाएगा वैलिड वोटर। ठीक है, देखिए दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 25 स्टोर ना किया होता तो क्या होता। ठीक है, मान लीजिए यूजर ने यहां पर वैल्यू उसने डाल दी होती 14,
ठीक, सब कुछ सेम वर्क करता, बस यहां चेक होता क्या 14 18 से ज्यादा है, ऐसा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके अंदर इस कोड के सेगमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है और कर्सर आगे मूव कर जाता। ठीक है, अब देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके लिए भी हम एक कंडीशन दे देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एक एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं और यहां पर हम लोग प्रिंट दे देते हैं इनवैलिड वोटर। ठीक है, तो अब देखिए अगर उसने एज 14 डाली तो यहां पर ये एज 14 18 से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर इस कोड के अंदर नहीं जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसके अंदर ना जा करके अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करता है और यहां पर लिख के आया है इनवैलिड वोटर, तो इस केस में आउटपुट आ जाएगा इनवैलिड वोटर। ठीक है, चलिए, तो खैर इस वीडियो में आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हम लोग ने एक बेसिक कोड कैसे जनरेट किया, एक सिंपल सा कोड, मतलब हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं अपने पाइथन में, या आउटपुट कैसे प्रिंट कर सकते हैं, छोटे छोटे कोड्स को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में, जहां हम लोग लूपिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे, कुछ डेटा टाइप्स देखेंगे जैसे टपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहता है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।